स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूं कि आपके यूट्यूब चैनल्स मार्वेलस कोचिंग पर जिस प्रकार से आईएएससी का तमाम सब्जेक्ट्स का तैयारी कराया जा रहा है, मैं इस कोचिंग चैनल्स के माध्यम से कंपटीशन के तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी एवं मेरे प्यारे दोस्तों, तमाम लोग इस चैनल के माध्यम से आप अपना भविष्य सुधार सकते हैं, जिसमें मैं आज बताना चाह रहा हूं जीएस पेपर के अंतर्गत भारतीय राजस्व व्यवस्था, जिसको कि हम लोग इंडियन पॉलिटी के नाम से जानते हैं। इंडियन पॉलिटी जो कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है। और जिस प्रकार से स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि रुचि लेते हैं राजनीतिक में, तो मैं वैसे स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूं कि आपके लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ध्यान देंगे, गौर करेंगे। मैं देखूंगा सबसे पहले इंडियन पॉलिटी का सिलेबस जो भारतीय राजस्व व्यवस्था का है, सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जो मेरे भारत में संविधान का निर्माण हुआ, इसमें किस प्रकार से भूमिका रहा, किसका किसका माध्यम रहा, कैसे गठन हुआ। तो इसके अंतर्गत मैं ये सारा डिस्कस करूंगा। उसके बाद संविधान के प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स। संविधान के स्रोत देखेंगे, किस किस स्रोत से उसको लाया गया है। अनुसूची देखेंगे स्टूडेंट्स, कितने अनुसूची हैं, कितने परिवर्तित किए गए हैं, कितने जोड़े गए हैं, कितने नए बने हैं, तो सारे हम लोग डिटेल्स करेंगे अनुसूची में। उसके बाद मौलिक अधिकार स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से आपको मौलिक अधिकार के बारे में आपको नॉलेज होगा कि मौलिक अधिकार हमारा अपना अधिकार होता है और इसी अधिकार के कारण हम लोग इंडिया में स्वतंत्र हैं। परंतु स्टूडेंट, मैं कह नहीं सकता हूं कि स्वतंत्र हैं, यानी कि आपकी स्वतंत्रता कानून रहित स्वतंत्रता है। आप किसी को भी अपने आप से दुखित नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपकी स्वतंत्रता है बट कानून रहित स्वतंत्रता है। आप दूसरे को नाराज करके आप अपने आप के स्वतंत्र नहीं रह सकते स्टूडेंट। मैं इसको एक एग्जांपल से बताना चाहता हूं। कहने का मतलब है कि यदि आप बोलने की स्वतंत्रता आपको है तो किसी को पास जा करके जोर जोर से न बोलें, ताकि आपकी बोली से उसको दुखित हो। यदि स्टूडेंट्स वो आपके बोली से नाराज है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मेरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य स्टूडेंट्स, जैसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, शिक्षक की आदत माननी चाहिए, ऐसे कितने मूल कर्तव्य हैं वे हमारे संविधान में वर्णित है। अनुच्छेद 51A में स्टूडेंट्स, मैं वहां पर भी जब पढ़ाऊंगा तो संपूर्ण मूल कर्तव्य के बारे में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मेरा संसद, पार्लियामेंट। जैसा कि पता है भारत में संसद का 3 अंग हैं और वह तीनों अंग हमारे त्रिनेत्र के जैसा काम करता है स्टूडेंट्स, जिसमें सबसे फर्स्ट है राज्यसभा, सेकेंड है लोकसभा एंड थर्ड है राष्ट्रपति। यानी कि राज्यसभा का सबसे ऊपर सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन, इस प्रकार से 2 सदनों में विभक्त किया गया है और दोनों का नियंत्रण राष्ट्रपति के माध्यम से होता है स्टूडेंट्स। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी बिल यदि पहले लाया जाता है स्टूडेंट्स तो वह लोकसभा में आता है, यानी कि निम्न सदन, और निम्न सदन यदि पास करता है तो जाता है उच्च सदन में। राज्यसभा में पारित यदि होता है तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है, और राष्ट्रपति यदि सिग्नेचर कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है। इस प्रकार से कोई भी बिल सदन में लाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है उपराष्ट्रपति। जो भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो लाया गया है वह ओनली वन
क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्य कुछ उस प्रकार के नहीं है, बट इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसी के कारण उपराष्ट्रपति का वेतन भी मिलता है स्टूडेंट्स। यदि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होते तो इनका वेतन भी नहीं मिलता, यानी कि यह कार्यवाहक अध्यक्ष भी होते हैं और साथ में राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य का संचालन करते हैं। तो वैसी स्थिति में स्टूडेंट्स राज्यसभा का पेमेंट ना मिलकर के राष्ट्रपति के जितना पेमेंट होता है उसके अनुसार उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा टॉपिक बाकी स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगा जब टॉपिक चालू करूंगा। नेक्स्ट है मेरा सिलेबस में विधानमंडल। जैसे आपको पता है यहाँ पर हम लोग देखें संसद, उसी प्रकार से केंद्र के लिए संसद का, परंतु स्टेट के लिए विधानमंडल है। स्टेट के लिए विधानमंडल और विधानमंडल के अंतर्गत यहाँ भी 3 नेत्र और 3 नेत्र हमारे कौन कौन हैं, जैसे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सारे राज्य वैसे हैं जहाँ पर विधान परिषद नहीं है, परंतु विधानसभा हर स्टेट में है। और साथ में स्टूडेंट्स केंद्र शासित प्रदेश को भी मैं बताऊंगा कि केंद्र शासित प्रदेश का गठन कैसे हुआ, कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है भारत के न्यायपालिका। आपको पता है कि सभी में किसी प्रकार के यदि विरोध होता है स्टूडेंट्स तो हम लोग न्यायालय के दरवाजा खटखटाते हैं और भारत के न्यायपालिका सबसे हट करके है, यह कानून के आधार पर आपको फैसला सुनाता है। तो सबसे जो निम्न सदन है, सबसे निम्न स्तर का न्यायालय है कानून का, वो मेरा है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जिसको कि हम लोग CJM के नाम से जानते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो सबसे पहला छोटा न्यायालय है जो जिला के अंतर्गत CJM कोर्ट होता है, वहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स सबसे पहला जो न्यायालय में रजिस्टर्ड होता है उसके लिए मैं जाता हूँ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास, यानी CJM में। ठीक है, उससे जो उच्च स्तर का है, आप डायरेक्शन देखेंगे स्टूडेंट्स इस प्रकार से ग्रो कर रहा है। इससे ऊपर का जो न्यायालय है वो मेरा जिला सत्र न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट जज जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसके ऊपर का जो न्यायालय है उसको हम लोग उच्च न्यायालय बोलते हैं, हाई कोर्ट। यदि मेरा यहाँ सुनवाई नहीं हुआ तो पुनः हम जाएंगे हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट से भी हमको यदि संतुष्टि नहीं होता है स्टूडेंट्स तो हम लोग जाएंगे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, जो कि अंतिम न्यायालय होता है। इसका बात सर्वमान होता है स्टूडेंट्स, अंतिम न्यायालय होता है, परंतु इसके अलावा भी आपको एक अधिकार और दिया गया है। यदि आप चाहते हैं, इससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं और आपकी मौत की सजा के बारे में यदि हो गया है, निर्णय हो गए हैं, तो आपके पास एक अपीलीय अधिकार होता है, आप अपील कर सकते हैं। वो भी किसके पास स्टूडेंट्स, तो वही आपको राष्ट्रपति के पास आप अपील कर सकते हैं, और राष्ट्रपति का अंतिम याचिका आपके जीवन का अंतिम प्रावधान होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं देखूंगा जब सिलेबस प्रारंभ करूंगा तो उस प्रकार से हम लोग आगे बताएंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे, सभी न्यायालय के बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला जो मेरा पॉइंट है वह पॉइंट मैं बता रहा हूँ। अगला जो मेरा पॉइंट है जो मेरा सिलेबस में है, लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति और प्रकलन समितियाँ, यह 2 तरह का समिति है जिसको कि हम लोग जुड़वा समिति भी कहा जाता है और इसको जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो महान्यायवादी, जो भारत में सबसे न्यायालयिक व्यवस्था के लिए एंटोर्नी जनरल का जो पद होता है वह केंद्र के लिए, जैसे सर्वोच्च न्यायालय में महान्यायवादी और राज्य में हाई कोर्ट में
महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि भारत में महान्यायवादी का पद किसके लिए अहम है और इसका क्या कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा संघ लोक सेवा आयोग। जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भारत में सबसे हाई लेवल का एग्जाम कंडक्ट करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस एग्जाम के लिए विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेहनत करें और यूपीएससी का एग्जाम निकालें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से केंद्र के लिए यह एग्जाम हाई लेवल का होता है, उसी प्रकार से स्टेट के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसको कि हम लोग राज्य लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। जैसे इसके अंतर्गत जो एग्जाम होते हैं वो जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी प्रकार से बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी यूपी मतलब यूपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से विभिन्न स्टेट का अपना अपना होता है ना, ईटीसी। इस प्रकार से हर एक स्टेट में स्टेट के माध्यम से वहाँ पर सर्विस कमीशन अपना एग्जाम कंडक्ट करता है। तो इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे, जेपीएससी का सिलेबस क्या है, कैसे अध्ययन किया जाता है ना, और उसमें हम लोग कैसे निकाल सकते हैं एग्जाम को, क्या क्या इसका पैटर्न है ना, उस सब हम लोग देखेंगे। यूपीएससी में भी इसके अध्यक्ष कितने होते हैं, उपाध्यक्ष कितने होते हैं, इसके सीईओ क्या हैं, कैसे पोस्ट पर कैसे भी इसको पाया जाता है फ्रेंड्स, मैं तमाम चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा। और उसी प्रकार से शिक्षा आयोग के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, हर एक राज्य में अलग अलग पिछड़ा वर्ग आयोग है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्टेट में। ठीक है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जिसको कि हम लोग एससी के नाम से जानते हैं, और अनुसूचित जनजाति एसटी के नाम से जानते हैं, इनके आयोग के बारे में भी देखेंगे, इनका गठन देखेंगे और इनके सदस्य की संख्या देखेंगे। बहुत तरह के डिस्कस हम लोग करेंगे जब टॉपिक चालू करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के अंतर्गत जो मैं पढ़ाऊंगा, वो मेरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में भी हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, और अंतर्राष्ट्रीय परिषद, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, यहाँ पर स्टूडेंट्स राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग स्टूडेंट्स, ये टॉपिक का यहाँ पर मिस्टेक है, राष्ट्रीय विकास परिषद होगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉपिक भारत के पंचायती राज व्यवस्था। भारत में किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ, क्योंकि अभी आप जान रहे हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और अपने भारत के नए जीवन का शुभारंभ करने में पंचायती राज व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान अदा कर रहा है स्टूडेंट्स। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस राज्य से हुआ, कब गठित हुआ, इसके क्या स्तर है, तमाम चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। उस प्रकार नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, जो राज्य के अंतर्गत होता है, राज्य अधिकार है इसका, न्यायालय से संबंधित। नेक्स्ट है मेरा योजना आयोग और नीति आयोग। जैसे आपको पता है पहले योजना आयोग के नाम से था, है ना, परंतु भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है, जो वित्तीय वर्ष का योजना तैयार करता है। ठीक है, इसके में नीति आयोग के जो पद का सृजन किया गया है, इसका नाम का चेंजिंग किया गया है, तो एक पोस्ट बढ़ गया है इसमें, और एक बढ़ करके हो गया है सीईओ का पद, सीईओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। नेक्स्ट है मेरा भारतीय संविधान के विकास का इतिहास, किस प्रकार से भारतीय संविधान का विकास हुआ, इसका हम लोग देखेंगे।
भारत के संचित निधि, जैसे राजकोषीय व्यवस्था है उसी प्रकार से इंडिया का कोष के बारे में हम लोग देखेंगे कि भारत के संचित निधि का मालिक कौन होता है, पैसा भारत का जमा कैसे रहता है। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुकरण भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से पोस्ट का वरीयताकरण दिया गया है। केंद्र राज्य संबंध भी हम लोग देखेंगे कि किस स्तर से केंद्र के माध्यम से और राज्य के माध्यम से जो किसी भी डेवलपमेंट पर काम करता है, जो जिस प्रकार से आपको पता होगा अनुसूची 7 है ना, जहां पर शिक्षा का अधिकार पर केंद्र भी निर्णय देता है और राज्य भी निर्णय देता है। तो केंद्र राज्य संबंध यानी दोनों को मिला करके किस प्रकार से इसके डेवलप के लिए काम होती है, मैं वैसे संबंध को भी आपको चर्चा करूंगा, बताऊंगा। उसके बाद निर्वाचन आयोग, क्योंकि भारत में चुनाव करने का जो जिम्मेवारी है वह निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कितने हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, है ना, अभी वर्तमान में कौन है, पहले कौन थे, फर्स्ट कौन थे, है ना, ETC जानकारी मैं सारे बताऊंगा। और निर्वाचन आयोग यदि आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैसे आप बन सकते हैं, तमाम जानकारी मैं इसके में दूंगा। नेक्स्ट है मेरा आपात उपबंध। ठीक है स्टूडेंट्स, आपात उपबंध, जैसे कभी कभी इमरजेंसी मोड के बारे में जो संबंध है उसका किस प्रकार से चर्चा किया जाता है भारत में, है ना, हम लोग आपात उपबंध के बारे में भी देखेंगे। शपथ एवं त्याग पत्र, जैसे कोई भी विधायक हैं, राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले या पोस्ट धारण करने वाले तमाम व्यक्ति को शपथ दिया जाता है, शपथ करवाया जाता है, और यदि वो पद छोड़ना चाहते हैं तो त्याग पत्र देते हैं। तो त्याग पत्र देंगे तो किसे देंगे, कब दे सकते हैं, उनके लिए क्या कंडीशन होगा, मैं इसके बारे में बताऊंगा। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, हमारे भारत के क्या राष्ट्रीय चिन्ह है, मैं भारत के अलावा भी आपके तमाम पड़ोसी देश और विभिन्न देशों के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताऊंगा। संसद के वित्तीय समितियां, संसद के वह कौन कौन सी समितियां हैं जो सहायक होती है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, पंचायती राज त्रिस्तर पर काम करता है और यह त्रिस्तरीय है। जैसे झारखंड में त्रिस्तरीय है, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय वगैरह वगैरह, सभी राज्य में अलग अलग है और हम सभी राज्य के बारे में बताएंगे। कुछ कुछ जो चेंजिंग है उस राज्य के बारे में बताएंगे कि वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का क्या नियम है, कैसे संचालन होता है। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण शब्दावली, कुछ कुछ वैसे शब्द हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं पॉलिटी के लिए, मैं वैसे शब्दों को पहले एक जगह आपको कलेक्ट करवा दूंगा और उस शब्द का मैं प्रयोग करूंगा बार बार, आपको उस शब्दावली से आप ध्यान दे करके कर सकते हैं। उसके बाद संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, क्योंकि आपको पता है कि संपूर्ण अनुच्छेद आप याद कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अनुच्छेद, वे सारे अनुच्छेदों में से हमें कौन कौन सा अनुच्छेद पर कमांड रखना होगा जो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं और हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो वैसे अनुच्छेद को भी मैं एक लाइन में, एक गाइडलाइन में बताऊंगा, वे स्टूडेंट्स आप कवरेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, जो सिलेबस के अंतर्गत मैं रखा हूं, संविधान में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन, चेंजिंग, यानी कि संविधान में जो संशोधन किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि जब भी लोकसभा राज्यसभा का बैठक होता है तो कुछ कुछ उसमें परिवर्तन किया जाता है या जोड़ा जाता है, निर्णय लिए जाते हैं, कुछ बिल पास किए जाते हैं। जिस भी तरह का यदि परिवर्तन होता है तो उसकी परिवर्तन की क्या रूपरेखा है, किस प्रकार से संशोधन किया जाता है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि अभी तक बहुत बार संविधान को संशोधन किया गया है स्टूडेंट्स, और कब हुआ है, किस डेट में हुआ है और संशोधन करने का क्या तरीका है, उसके लिए मैं बताऊंगा। और नेक्स्ट मेरा पॉइंट है स्टूडेंट्स विविध, जो विविध मैं लास्ट में लिखा हूं, मैं बताना चाहता हूं कि तमाम सिलेबस के बावजूद भी यदि कोई पॉइंट छूटेगा तो मैं सारा पॉइंट आपको विविध के अंतर्गत कवरेज करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं विविध लास्ट में आपको दिखाया हूं। विविध चैप्टर मेरा छूटा हुआ तमाम भाग विविध के अंतर्गत होगा और सबसे हट करके होगा। तो मेरे द्वारे पॉलिटी का इतना सारे सिलेबस को आप देखना चाहते हैं
तो प्रत्येक दिन मेरे साथ बने रहें। चैनल पर आप हमेशा वीडियो को देखते रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार का हो तो आप कमेंट जरूर करें ताकि मेरे हौसला बुलंद रहें और आपको जीएस क्लास देता रहूं। ठीक है, धन्यवाद।